नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। धनबाद में कोयला लदा ट्रक बना आग का गोला, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। धनबाद जिले के गोविंदपुर में पथरिया दास मोड़ के पास साहिबगंज रोड पर गुरुवार की सुबह कोयला लदा ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। बताया जा रहा है कि राजगंज से कोयला लोड कर साहिबगंज की ओर जा रहा ट्रक गोविंदपुर पार करते ही खुदिया पुल के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से धू धू कर जलने लगा। ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे खाली जगह पर खड़ा कर दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। चालक ने बताया कि ट्रक के इंजन से अचानक जोरदार आवाज आई और धुआं निकलने लगा। उसने तुरंत बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गोविंदपुर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पूरा ट्रक जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर चालक समय रहते ट्रक नहीं रोकता तो आग आसपास के घरों और राहगीरों तक फैल सकती थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रांची सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। रांची एसीबी की टीम ने रांची के सिटी डीएसपी के रीडर सुनील पासवान को 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक केस से जुड़े किसी मामले में रीडर ने एक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी, जबकि व्यक्ति रिश्वत देने को तैयार नहीं था। इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने के बाद सही पाए जाने पर एसीबी ने जाल बिछाया और रीडर सुनील पासवान को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट में उपस्थित हुए जेपीएससी सचिव। झारखंड हाईकोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। जेपीएससी सचिव ने कोर्ट को बताया कि फूड सेफ्टी अफसरों को नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने उक्त याचिका निष्पादित करते हुए जेपीएससी को यह आदेश दिया कि फूड सेफ्टी विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति जल्द की जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो और भाजपा प्रत्याशी 17 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी के नाम की विधिवत घोषणा कर दी है। झामुमो से सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोनों शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। बाबूलाल सोरेन वर्ष 2024 में घाटशिला सीट पर अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। पिछले चुनाव में बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के वोटों में लगभग 20,000 का जबरदस्त इजाफा कराया था और लगभग 76,000 वोट हासिल करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन तत्कालीन विधायक झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में लगभग 95,000 वोट पड़े थे। बेहतर प्रदर्शन के बावजूद बाबूलाल सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब पार्टी ने फिर से बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, जबकि सोमेश चंद्र सोरेन पहली बार चुनाव मैदान में है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में झामुमो ने उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर फिर से दांव खेला है। दोनों ही उम्मीदवार राजनीति के दिग्गजों के पुत्र हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी राजनीतिक विरासत के साथ चुनावी जंग में आमने सामने हैं। झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर इस सीट को खोना नहीं चाहेंगे। इसी तरह चंपाई सोरेन भी अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों प्रत्याशी घाटशिला के एक एक गांव, एक एक इलाके की खाक छानने में जुट गए हैं। बाबूलाल सोरेन का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के परिणाम से तय होगा, क्योंकि भाजपा ने दोबारा उन्हें मौका दिया है। इस बार उनके लिए आर पार वाली स्थिति है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा में एक चीज में समानता देखने को मिली है। दोनों पार्टियों ने 15 अक्टूबर को अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था और अब दोनों 17 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है। सोमेश सोरेन के नामांकन सभा में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन रहेंगी। धनबाद में आवारा कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, हालत नाजुक, रिम्स रेफर।
धनबाद के जिले के गोंडुडी थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना घटी। आवारा कुत्तों के झुंड ने 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। घटना भोलेनाथ बसरिया 4 नंबर दुर्गा मंदिर के पास हुई। जानकारी के अनुसार छोटू यादव की बेटी राधिका कुमारी सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई थी, तभी 4-5 आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को कुत्तों के चंगुल से बचाया। उसकी हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन बच्ची को तुरंत SNM-MCH ले गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया। पिता छोटू यादव ने बताया कि इलाके के लगभग 60% घरों में शौचालय नहीं है। लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा हाल ही में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते छोड़े गए, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि इलाके में आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ा जाए और सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाएं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हों। बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 1139 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज। बिजली चोरी के खिलाफ राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पिछले 2 दिनों के अंदर 7,721 ठिकानों पर रेड किया गया। 1,139 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 1,93,00,000 का जुर्माना ठोका गया। बिजली चोरी को रोकने के लिए 119 एंटी पावर थेफ्ट टीम गठित की गई है। बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से अपील किया है कि बिजली चोरी कर रहे व्यक्तियों की सूचना संपूर्ण पता के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से महाप्रबंधक APT के मोबाइल पर भेजें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल संख्या गुप्त रखा जाएगा। बिजली चोरी को लेकर राजधानी में सबसे अधिक रेड किया गया। कुल 1065 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 119 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। इसके बाद धनबाद में 933 और चाईबासा में 905 ठिकानों पर रेड किए गए। IAS विनय चौबे की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ACB से मांगा जवाब। हजारीबाग जिला के DC रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ACB को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता RS मजूमदार, अधिवक्ता निशांत कुमार रॉय और रोहन मजूमदार ने बहस की। वहीं ACB की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने बहस की। विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2023 दर्ज की है। हजारीबाग ACB की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। रांची में इप्सुआ दिवाली मेला का CM हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन ने किया उद्घाटन। इप्सुआ यानी IPS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन दिवाली मेला का शुभारंभ हो गया। डोरंडा स्थित JAP-1 परिसर में इस मेले का CM हेमंत सोरेन और विधायिका कल्पना सोरेन ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर DGP अनुराग गुप्ता, ADG प्रिया दुबे और इप्सुआ के सदस्य उपस्थित थे। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकार और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मेले की शुरुआत में आकाशदीप स्कूल, कोशिश और क्षितिज स्कूल के विशेष बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता और रोटरी मैजिक शो आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर और दिन भर के विभिन्न अंतरालों पर स्थानीय लोक कलाकारों के साथ साथ सिक्किम और राजस्थान के लोक नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जो पूरे 3 दिनों तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान म्यूजिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संगीत प्रतियोगिता आयोजित होगी। युवाओं को रोमांचित करने के लिए शाम को रॉक बैंड प्रतियोगिता आयोजित होगी। ये मेला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कला, विज्ञान और सुरक्षा का भी प्रदर्शन करेगा। मेले में लाइव पॉटरी मेकिंग, सोहराई पेंटिंग और पोर्ट्रेट मेकिंग जैसी कलाएं आगंतुकों को आकर्षित करेंगी, जहां वे कलाकारों को प्रत्यक्ष रूप से काम करते देख पाएंगे।
दुमका में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए के पटाखे जब्त, कई दुकानें सील। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से पटाखा का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं। कई दुकानों और गोदामों को भी सील कर दिया गया है। दिवाली को लेकर भारी मात्रा में स्टॉक किए गए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से पटाखा के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दुमका में बुधवार की देर शाम एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें एसडीपीओ विजय कुमार महतो, सीओ अमर कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। ये छापेमारी टीम पहले शहर के सनसाइन गली में पहुंची और वहां कई दुकानों में दबिश दी, जहां भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। पटाखों का ये कारोबार खिलौने दुकान की आड़ में संचालित हो रहा था, जिसके बाद एसडीएम कौशल कुमार के निर्देश पर इन दुकानों को सील कर दिया गया। बाद में प्रशासन की टीम धर्मशाला रोड पहुंची, जहां पटाखों के एक दुकान का शटर गिरा था। अचानक एसडीएम और अन्य अधिकारी पहुंचे और जब उस दुकान का शटर उठाया गया तो भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। साथ ही दुकान के ऊपर ही एक गोदाम बनाया गया था, जिसमें अवैध रूप से पटाखे स्टॉक किए गए थे। इसे भी सील कर दिया गया है। इन सभी दुकानदारों से जब लाइसेंस की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए लाइसेंस तो बनाया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पटाखा बेचने के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंसधारियों के लिए यज्ञ मैदान और गांधी मैदान में जगह चिन्हित किया है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से पटाखे नहीं बेच सकता है। ये बेहद खतरनाक है, इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एसडीएम ने कहा कि इस छापेमारी में जिन दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा में नक्सलियों ने पेड़ काटकर आवागमन किया बाधित, बैनर लगाकर पुलिस को दी चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। दरअसल बीती रात चिड़िया सुंदरी माइंस की ओर जाने वाली सड़क के पास नक्सलियों ने पेड़ काटकर सड़क बाधित कर दी, जिससे आवागमन दोनों ओर से प्रभावित हो गया। घटना की पुष्टि एसपी अमित रेणु ने की है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ काटे जाने के बाद नक्सलियों ने सड़क किनारे बैनर और पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में लिखा है कि सादे पोशाक और निहत्थे हमारे कार्यकर्ता और सैनिकों को पकड़कर मारना बंद करो, वरना उसका बदला उसी तर्ज पर पुलिस और अर्ध सैनिक बल से लेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय जंगल की ओर से चेनसॉ जैसी आवाजें सुनाई दी। जब सुबह लोग रास्ते पर पहुंचे तो देखा कि दोनों ओर रास्ता अवरुद्ध था और नक्सलियों के पोस्टर लगे हुए थे, जिसकी वजह से माइंस क्षेत्र में जाने वाले मजदूरों और वाहनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई ट्रक और कर्मी पोलबोंगा के उस पार ही फंसे रह गए और जिसके कारण खनन कार्य ठप रहा। घटना की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर पड़े पेड़ों को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही आसपास के गांवों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम पोस्टरों की सामग्री और संदिग्धों की पहचान के लिए जांच कर रहे हैं। अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सीता सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, मंत्री इरफान अंसारी को बताया मानसिक रोगी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए, तभी वे स्वास्थ्य विभाग संभाल पाएंगे। गौरतलब है कि दुर्गा सोरेन सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ श्यामडीह पहुंची। समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीता सोरेन ने झारखंड सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वे मानसिक रोगी हैं। स्वास्थ्य विभाग संभालने से पहले उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। संथाल परगना के अधिकांश मरीज अब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इलाज के लिए पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं। रिम्स 2 परियोजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुराने रिम्स की हालत नहीं सुधार पा रही है, तो नए रिम्स के निर्माण का क्या औचित्य है। सीता सोरेन ने महिला सम्मान योजना को ठग योजना करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को आर्थिक सम्मान देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के लगभग 3,900 कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकार के पास फंड की कमी है, फिर भी वह योजनाओं की घोषणा कर रही है। खनिज लूट पर बोलते हुए सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा की खुली लूट हो रही है। इसमें थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी और एसपी तक शामिल हैं। ये लूट उनके संरक्षण में चल रही है। मोबाइल टावर नहीं हुआ चालू तो ग्रामीणों ने लगा दी आग। मोबाइल टावर चालू नहीं होने और नेटवर्क नहीं आने पर ग्रामीणों ने टावर को ही फूंक दिया। ये घटना पलामू के मोहम्मदगंज बाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव के पराही टोला की है। ये घटना बुधवार रात की है, जबकि पूरा मामला गुरुवार को सामने आया है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से अब तक पुलिस को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया। दरअसल पराही टोला में 1 वर्ष पहले सरकारी क्षेत्र के कंपनी ने मोबाइल टावर को खड़ा किया था। टावर लगने के बाद इलाके में नेटवर्क की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सिम कार्ड भी खरीद लिया। सिम खरीदने के बावजूद नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिस कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती गई। हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि नाराज ग्रामीणों ने ही मोबाइल टावर को जलाया है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मोहम्मदगंज के थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से पुलिस को अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। कंपनी ने पुलिस को बताया है कि वो मामले में खुद से जांच करेंगे कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किसी ने जलाया है, उसके बाद ही पुलिस को आवेदन सौंपा जाएगा। दरअसल जिस इलाके में ये घटना हुई है उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क बेहद ही कमजोर रहता है और जंगली इलाका भी है। धनबाद के सांसद ने बाबूभी में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने गुरुवार को शहर के बाबूडी स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, समाज सेवी व समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की पहली पाठशाला है। केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र इसी दिशा में एक सशक्त पहल है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि जिले में अब तक 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों में खेल में सीखने की सुविधा, शिक्षाप्रद दीवार चित्र, खिलौने और मनोरंजन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, ताकि बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि ये पहल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के बीच मिठाई और शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। रांची में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी स्टेडियम में जुटेंगे 6 देशों के खिलाड़ी। राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों का गवाह बनने जा रहा है। 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी एथलेटिक्स स्टेडियम में साउथ एशियन सैफ गेम्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 6 देशों के करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 150 तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे। राजधानी में होने वाला ये आयोजन झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए दीपावली से पहले एक खास तोहफा साबित होगा। खेल विभाग की ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ताकि प्रतियोगिता का संचालन सुचारू और भव्य तरीके से किया जा सके। 17 अक्टूबर को राज्य के खेल मंत्री द्वारा कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ और मैस्कॉट का अनावरण किया जाएगा। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान को छोड़कर सभी टीमें भाग ले रही हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। करीब 40 से 50 ओलंपियन रांची में खेलते नजर आएंगे, जो झारखंड के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए प्रेरणादायक होगा। रांची समेत 4 जिलों में नक्सली हिंसा पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी। झारखंड में नक्सली हिंसा के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिन 4 जिलों के पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा, उनमें लातेहार, रांची, गिरिडीह और गुमला शामिल हैं। विभाग ने संबंधित जिलों के DC को मुआवजे की राशि के निकासी से संबंधित जिला कोषागार से करने का निर्देश दिया है। लातेहार में वर्ष 2004 में नक्सली हिंसा में मारे गए दिलीप प्रसाद के बेटे सुमित कुमार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। रांची में साल 2007 में नक्सली हिंसा का शिकार हुए महिपाल साहू की मां तीर्थमुनि देवी को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गिरिडीह में वर्ष 2018 में नक्सली हिंसा में मारे गए सेवा महतो की पत्नी सुमरी देवी को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गुमला में साल 2007 में नक्सली हिंसा में मारे गए अशोक सिंह की पत्नी लक्ष्मण देवी को भी 1 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। झारखंड के सरकारी कर्मी एक क्लिक में जान सकेंगे सारी जानकारी। झारखंड सरकार के कर्मी अब अपने सेवा काल की संपूर्ण वित्तीय जानकारी क्लिक में जान सकेंगे। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी EIS को विकसित करने में जुटे वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र भेजकर DDO लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मियों की ऑनलाइन दर्ज विवरणी को संशोधित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
है। सरकार की उप सचिव ज्योति कुमार झा के द्वारा जारी पत्र के अनुसार डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मियों की सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुए जन्म तिथि, योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, लिंग, पैन नंबर, वर्ग, पदस्थापन कार्यालय और मूल वेतन को अपडेट करने का निर्देश निकासी एवं व्यय पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से 30 नवंबर तक करने को कहा गया है। सरकार द्वारा की गई इस पहल का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न केवल रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वित्तीय लाभ में अनावश्यक देरी से निजात मिलेगा, बल्कि सेवा काल के दौरान सरकारी कर्मी खुद वेतन वृद्धि, कटौती एवं प्रमोशन संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जाहिर तौर पर किसी तरह की विसंगति इसमें होगी तो तत्काल इसे दूर करने की पहल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ने वित्त विभाग के दिशा निर्देश पर आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। कर्मियों को एक गुप्त कोड भी दिया जाता है जिसके माध्यम से आप HRMS को ऑनलाइन ओपन कर अपनी वित्तीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था बिहार में अब तक नहीं हुई है। झारखंड सरकार ने केंद्र के निर्देश पर इसकी शुरुआत कर कर्मियों के लिए बड़ी पहल की है। प्राकृतिक ही नहीं, कृत्रिम छठ घाटों पर भी नगर निगम का फोकस। नगर आयुक्त ने बताई पूरी तैयारी। महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम पूरी तैयारी में जुट गया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि इस बार निगम का फोकस सिर्फ प्राकृतिक तालाबों पर नहीं बल्कि कृत्रिम छठ घाटों पर भी रहेगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर के कई इलाकों में अस्थायी यानी कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया जाएगा ताकि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो। नगर आयुक्त ने बताया कि छठ पर्व को लेकर निगम की टीमें लगातार इलाकेवार समीक्षा कर रही हैं। जल्द ही पूजा समितियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। छठ घाटों पर लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि व्रतियों और आगंतुकों को आने जाने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आने जाने वाले रास्तों पर स्ट्रीट लाइट और टेम्परेरी लाइटिंग दोनों की व्यवस्था होगी। संबंधित एजेंसियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुशांत गौरव ने बताया कि सभी तालाबों की गहराई की जांच की जा रही है। गहरे तालाबों में सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि कोई अंदर तक न जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को भी सभी जानकारी दी जा चुकी है और तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि छठ घाटों की साफ सफाई और विकास कार्य लगातार जारी है। निगम द्वारा तालाबों की सफाई और मरम्मत की प्रक्रिया कंटिन्यूअस मोड पर चल रही है। दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के बाद तालाबों से समय पर मूर्तियां हटाई जा रही हैं ताकि छठ पूजा तक पानी पूरी तरह साफ रहे। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।